हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कई सालों बाद अपने पोते सचिन को अपने सामने खड़ा देखकर अपनी आंखों पर मनोरमा जी को विश्वास ही नहीं हुआ। जब उसने आगे बढ़कर पैर छुए और पूछा, कैसी हो दादी, तो आशीर्वाद देने के लिए उसके दोनों हाथ उठ गए और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर उनके मुख से बोल नहीं फूट सके। सचिन ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, रो मत दादी, अब से आपके रोने के दिन चले गए। मैं आपको लेने आया हूँ, घर चलिए। मनोरमा जी ने बोला, घर? जहाँ से बेइज्जती करके इतने सालों पहले मुझे निकाल दिया गया हो, वहाँ मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे माँ पापा मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। वैसे भी अब तो आदत हो गई है मुझे यहाँ रहने की। अब यही मेरा घर है। हाँ, तुझे देखने को आंखें तरसती थी, आज वह इच्छा भी पूरी हो गई। कब आया तू विदेश से? पिछले सप्ताह ही दादी, पर आपसे मिलने फौरन नहीं आ सका क्योंकि कुछ इंतजाम करने थे। आप बस कुछ दिन उन लोगों के साथ वहाँ एडजस्ट कर लेना और फिर मैं तो हूँ ना आपके साथ, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा आपको और ज़्यादा दिन आपको वहाँ रखूँगा भी नहीं। जब मम्मी पापा ने आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ा था तब मैं बहुत छोटा था। मेरे रोने चिल्लाने या मनाने किसी बात का भी उन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ था। तभी मैंने सोच लिया था कि जैसे आज यह लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वैसे ही जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इनकी एक नहीं सुनूंगा। फिर स्कूल खत्म हुआ तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया। जाने से पहले आपसे मिलने आया था, लेकिन उसके बाद बीच में कभी घर ही नहीं आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद 5 साल नौकरी भी की वहाँ और खूब पैसा कमाकर लौटा है आपका पोता। मम्मी पापा बहुत बुलाते थे, रोते भी थे, पर दादी, जो आपके साथ किया उन दोनों ने, उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर पाया। यही वजह थी जो बीच में मैं नहीं आया। और जो तेरी दादी तुझे मिले बिना ही मर जाती तो मैं तो यही सोचती रहती कि तू भी मुझे भूल गया। जब अपना बेटा ही निकम्मा निकला तो किसी और से क्या शिकायत करती। दादी, आप कहती हो ना कि मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, तो बस समझ लो कि इस सूद को भी इसकी दादी माँ पापा से ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे खुद को इस काबिल बनाना था कि आपका दुख दूर कर सकूं। यहाँ के मैनेजर से हमेशा आपका हालचाल पूछता रहता था और आपको कोई कमी ना हो इसलिए पैसे भी भेजता था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और आपको अपने साथ घर ले जाऊँगा। लेकिन बेटा, तेरे माँ पापा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और फिर अब तो मैं भी यहाँ पर खुश ही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फिर से उस घर में लड़ाई झगड़ा हो। तो अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद देने नहीं जाएंगी आप? क्या तू शादी कर रहा है? तेरी शादी का तो सपना तेरे बचपन से ही देखते आ रही हूँ बेटा। अब तो चलना ही पड़ेगा। मैं तैयारी करती हूँ, तू मैनेजर से बात कर ले। अरे दादी, वह मैं पहले ही कर चुका हूँ। चलो मैं पैकिंग में आपकी मदद करता हूँ। थोड़ी ही देर में मनोरमा जी सचिन के साथ अपने घर के सामने खड़ी थी, जो कभी उनके पति ने ही बनवाया था और था भी मनोरमा जी के ही नाम। लेकिन फिर भी उन्हें अपमानित करके जब उस घर से वृद्ध आश्रम भेजा गया तो वह विरोध तक ना कर सकी। करती भी किसके दम पर? जब अपने ही खून ने दगा किया तो और किस पर भरोसा कर पाती वो दुखियारी माँ। भरी हुई आंखों से भरपूर नजर उन्होंने घर पर डाली। सचिन ने डोरबेल बजा दी थी। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। मनोरमा जी को सचिन के साथ वहां खड़ा देखकर उन्हें जैसे करंट का झटका लगा। लेकिन अब सचिन बड़ा हो गया था और उसके सामने वह अपना आपा खोना नहीं चाहती थी। खुद को संयत करके जैसे तैसे बोली, आप यहाँ अचानक? सचिन ने बोला, मैं लाया हूँ इन्हें यहाँ, अपने पोते की शादी में शामिल होने के लिए आई हैं। अब से शादी तक यह यहीं रहेंगी हमारे साथ अपने घर में। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह घर इन्हीं के नाम है, तो आप लोग जरा अपने आचरण का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब यह अकेली नहीं है। कहीं आपकी कोई गलती आप लोगों पर ही भारी न पड़ जाए। सचिन की माँ खामोश रही, लेकिन मन ही मन उन्होंने चैन की सांस ली थी। शादी में 15 दिन बचे थे। सचिन ने कहा था कि शादी तक यहाँ रहेंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
महीना भर झेलना पड़ेगा बुढ़िया को। वैसे भी इनका यहाँ आना एक तरह से अच्छा ही है। मेहमान जुड़ेंगे तो तरह तरह की बातें बनाने का मौका उन लोगों को अब नहीं मिलेगा। और फिर बहू के मायके वाले भी सचिन की दादी को पूछ रहे थे। सचिन ने नम्रता को बता रखा है कि उसकी दादी भी है। नम्रता सचिन के पसंद की ही थी। दोनों विदेश में एक साथ ही काम करते थे। पढ़ी लिखी नम्रता को सचिन के माता पिता ने फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि सचिन ने किसी विदेशी लड़की को अपने लिए नहीं चुना था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों अब विदेश वाली नौकरी छोड़कर यहीं मुंबई में बसने का फैसला कर चुके थे। सचिन के माता पिता बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे थे। कमजोर होते हुए कदम इस फैसले को सुनकर अचानक से नई स्फूर्ति अनुभव करने लगे थे। बुढ़ापे में बेटा बहू साथ रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। कल को पोते पोती भी होंगे। बुढ़ापा एकाकी ना होकर परिवार के बीच खूबसूरती से कटेगा। इन सुखद कल्पनाओं के बीच उन्हें कभी अपनी करनी याद तक नहीं आती थी। शादी की तारीख भी आ गई। 2-3 दिन पहले ही सब लोग होटल में शिफ्ट हो गए थे। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। जब विदाई की बेला आई तो सचिन की माँ बहू के स्वागत की तैयारी करने के लिए पहले से घर पहुँचने के लिए वहाँ से जाने को तैयार हुई। लेकिन सचिन ने यह कहकर रोक दिया कि उसने दादी को पहले ही घर भिजवा दिया है और उनकी सहायता के लिए भी कुछ लोगों को भेज दिया है। सचिन का हर बात में दादी को इतनी अहमियत देना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सबके बीच में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश थी। लेकिन अब वह मन ही मन निश्चय कर चुकी थी कि मेहमानों के जाने के बाद वह सचिन की एक नहीं मानेंगी और दादी को वापस भेजकर ही दम लेगी। विदाई के बाद सचिन और बहू के साथ ही उसके मम्मी पापा भी उसी कार में बैठकर घर की ओर चल पड़े। लेकिन अचानक एक मोड़ पर जब ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया तो पापा बोल उठे, अरे अरे, गलत रास्ते पर हैं हम, पीछे से बाईं ओर मुड़ना था भाई। सचिन ने बोला, मैप लगा कर रखा है पापा, आप फिक्र मत करो, सही जगह पहुंच जाएंगे। अरे जब मुझे रास्ता याद है तो मैप की क्या ज़रूरत थी, अब बेकार में कितना लंबा घूमना पड़ेगा। रिलैक्स पापा, वैसे भी आप लोग कितना थक गए होंगे, आंखें बंद करके आराम कर लीजिए थोड़ी देर। सचिन ने हंसकर कहा तो पापा सचमुच आंखें बंद करके सर सीट से टिका लिए। मम्मी तो पहले से ही आंखें बंद किए बैठी थी। लगभग 15-20 मिनट बाद जब कार रुकी तो मम्मी पापा ने आंखें खोलकर एक साथ बाहर देखा। फूलों से सजी शानदार कोठी देखकर वह दोनों आश्चर्यचकित थे। सचिन, यह कहाँ आ गए हम? तुमने पहले बताया नहीं कि हम घर से पहले कहीं और जाएंगे। माँ ने आश्चर्य से कहा। घर ही है माँ, नेम प्लेट तो पढ़ो। कोठी के गेट के दाहिनी ओर संगमरमर पर खूबसूरती से कोठी के मालिक का नाम लिखा था, मनोरमा निवास। यह सब क्या है सचिन? यह घर किसका है? इस बार पापा ने पूछा। आपने नाम ठीक से पढ़ा है पापा, यह घर दादी का ही है। जो कुछ आप लोगों ने उनसे ले लिया था बस वही सूद समेत लौटाया है मैंने उन्हें। घर तो वह भी उन्हीं के नाम था जहां आपने नेम प्लेट बदलकर अपना और मम्मी का नाम लिखवाया था। वह देखिए, बाईं तरफ एक नेम प्लेट अब भी है जिस पर मेरा और नम्रता का नाम लिखा है, लेकिन पत्थर पर खुदा दादी का नाम अब कोई मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और हम लोग, हमारा क्या? तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पापा ने डूबती हुई आवाज में पूछा। वैसे ही जैसे आपने दादी के साथ किया था। आपके पास तो फिर भी दादी का घर है, आराम से वहाँ रहते रहिए। दादी ने आपसे वह घर तब भी खाली नहीं करवाया जब आपने उनसे छत छीन ली थी, तो अब भी नहीं करेंगी, क्योंकि अब तो उनके पास छत और सहारा दोनों ही हैं। बहुत बड़ा दिल है दादी का। अब थोड़ा रस्मों पर भी ध्यान दें। वह देखिए, दादी नम्रता की आरती उतार रही है। मुझे भी उसके साथ ही तो गृह प्रवेश करना है ना। चाहे तो आप लोग भी चल सकते हैं भीतर। शाम को अपने घर चले जाइएगा। उधर दादी के दोनों हाथ सचिन और नम्रता को आशीर्वाद देने को उठे हुए थे
और उनके मुख से आशीर्वादों की लगातार झड़ी लगी थी। इधर मम्मी पापा दोनों चक्कर खाकर गिरने को तैयार खड़े थे। आज सचिन ने वह सारे दर्द सूद समेत लौटा दिए थे जो कभी उन दोनों ने अपनी ही माँ को दिए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।